हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 49। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो यूजी नेट JRF वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पूरे व्याख्या के साथ। और वो 25 प्रश्न कौन से रहते हैं? PYQ के रहते हैं। और हम लोग जो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं वो है जून 2020 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जून 2020 में हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक। आज हम लोग प्रश्न संख्या 26 से और प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है नाटक की 4-5 क्लास ली है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने उसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रखी हैं, उसमें कितने अंक हैं नाटक में, और महत्वपूर्ण गीत उसमें कौन कौन से हैं वो सब मैंने रखा है, ठीक ना। तो मैंने स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुव सामने और अंधेर नगरी नाटक, ये 4-5 नाटक को करा दिया है। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 लिखा है कि यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कमायने के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? ए. गजानन माधव मुक्तिबोध का, बी. आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी. जयशंकर प्रसाद का। कमायने के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। तो कमायने के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प डी जो है वो सही है 26 का। देखो आंसर डी है। लिखा है यहाँ पे कि कमायने के संदर्भ में उपयुक्त कथन यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग में मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है, जयशंकर प्रसाद का है, जिसे उन्होंने कमायनी की भूमिका में लिखा है। किस में लिखा है? कमायनी की भूमिका में लिखा है ये। कमायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है। देखो कमायनी किसकी? कमायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन कमायनी एक पुनर्विचार। अगर पूछ देगा कमायनी रचना किसकी है तो वह तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन कमायनी एक पुनर्विचार यह किसकी है? तो यह मुक्तिबोध की रचना है। कन्फ्यूज नहीं होना, सिर्फ कमायनी पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद का, और कमायनी एक पुनर्विचार यह मुक्तिबोध का है। प्रश्न संख्या 27 लिखा है कि साधु देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठ जगत पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है, मरम को ही नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? साधु देखो जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है, मरम को ही नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ए. धार्मिक असहिष्णुता, बी. सांप्रदायिक सौहार्द, सी. धार्मिक सद्भाव और डी. एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो इन पंक्तियों में कबीर का संदेश कौन सा नहीं है? तो देखो धार्मिक असहिष्णुता यह संदेश जो है इन पंक्तियों में नहीं है। तो 27 का विकल्प ए जो है वो सही है कि धार्मिक सहिष्णुता जो कबीर की पंक्तियाँ हैं उस पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता ये नहीं है। देखो आंसर है। लिखा कि साधु देख जग बहराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत है, मरम को ही नहीं जाना। इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपयुक्त पंक्तियों में मौजूद है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साकी शब्द और रामायणी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित किया है। प्रश्न संख्या 28 लिखा है कि करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ए. जिंदगी नामा, बी. सूरजमुखी अंधेरे के, सी. डार से बिछड़ी और डी.
यारों के यार। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह किस उपन्यास के पात्र हैं? यह जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प ए जो है वो सही है। जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा सोबती का है। जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे की, डार से बिछुड़ी और यारों की यार, ये चारों की चारों रचना किसकी है? ये चारों की चारों रचना कृष्णा सोबती की है। देखो आंसर है, लिखा है करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामक उपन्यास के हैं, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने 1989 ईस्वी में की। मतलब कि ये जिंदगी नामक प्रकाशन वर्ष क्या है? 1989 ईस्वी है। जिंदगी नामक किसके? कृष्ण सोबती के। जबकि डार से बिछुड़ी सूरजमुखी अंधेरे की, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। और यारों के यार भी कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 29, लिखा है कि मानस कांस उपन्यास के पात्र नहीं है। ए बेनी माधव पंडित गंगाराम, बी गंगेश्वर मंगलू, सी वीरपाल सिंह और जानवी, और डी नंददास शिवचरण वैद्य। मानस कांस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो मानस के उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? तो देखो वीरपाल सिंह और जानवी, यह दोनों पात्र जो है वो मानस के हंस उपन्यास का पात्र नहीं है। वीरपाल सिंह और जानवी। तो विकल्प सी जो है वो सही है कि वीरपाल सिंह और जानवी जो है वो मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बाकी बैनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू और नंददास शिवचरण वैद्य, ये छः के छः जो है वो मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। आंसर से लिखा है वीरपाल सिंह जानवी पात्र जो है वो युग अमृत लाल नागर का उपन्यास मानस कांड से संबंधित नहीं है। जबकि बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास शिवचरण वैद्य मानस के अंश के पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की कस्बानुमा गांव श्रीपालगंज की कहानी वर्णित है? ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी जल टूटता हुआ और डी गली आगे मुड़ती है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव श्रीपालगंज की कहानी वर्णित है? तो किसमें वर्णित है? तो वह राग दरबारी। विकल्प ए जो है वो सही है इसका। देखो आंसर ये लिखा कि राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव श्रीपालगंज की कहानी वर्णित है। देखो श्रीपालगंज किस उपन्यास में आया है? तो वह आया है राग दरबारी में। इम्पोर्टेंट है। जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी है। आधा गांव जो उपन्यास है इसमें क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी, जो मतलब इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी है आधा गांव में, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की। आधा गांव किसकी है? तो वह राही मासूम रजा की रचना है। गली आगे मुड़ती है, इसके उपन्यासकारक शिव प्रसाद सिंह है। और जल टूटता हुआ इसके उपन्यासकार रामदरस मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 31, लिखा है कि शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी टूटा हुआ इंद्रधनुष और डी तिरछी बौछार। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो किस में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका बंटी में। विकल्प ए जो है वो सही है 31 का। देखो आंसर है, लिखा है शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लेखिका प्रसिद्ध महिला उपन्यासकारक मन्नू भंडारी हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। तिरछी बौछार 1984, ये उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का है। और टूटा हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत की कहानी संग्रह है। तिरछी बौछार जो है वो इनका मंजुल भगत का तो उपन्यास है, लेकिन टूटा हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत की कहानी संग्रह है।
प्रश्न संख्या 32 लिखा है कि प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल, बी गंगी और महकूब, सी करुणा और प्रकाश, और डी श्यामा और धर्मदास। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं तो कौन है? तो सुबोध चंद्र और मदारी लाल, यह प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। विकल्प ए जो है वो सही है 32 का। देखो आंसर है, लिखा है प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योजा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रश्न संख्या 33 लिखा है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ए गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, बी भोग विलास के प्रति वितृष्णा, सी विमाता का षड्यंत्र, और डी छात्र धर्म का आभास। यहाँ पे अभाव है ये कि छात्र धर्म का अभाव। तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो छात्र धर्म का अभाव जो है ये कारण सही नहीं है। विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। 33 का विकल्प डी सही नहीं है ना। आंसर डी लिखा है कि छात्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का कारण में से नहीं था, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित अधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारणों में से थे। ज्ञात हो कि स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 34 लिखा कि सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ए मुरारी लाल, बी मनोज शंकर, सी रजनीकांत, और डी भगवंत सिंह। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपने स्त्री बनाने के लिए? तो किसने? तो मनोज शंकर ने। विकल्प बी जो वो सही है 34 का। देखो आंसर भी लिखा है कि सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथन से नहीं है। अतः उचित विकल्पों में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली के पात्र मनोज शंकर की तर्क संगतता है। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध समस्या नाटक है। मतलब जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक जो है सिंदूर की होली, यह मिश्र जी का प्रसिद्ध समस्या नाटक है। इनकी अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर है, सन्यासी है, राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934 इत्यादि। ये इनकी लक्ष्मी नारायण मिश्र की यहाँ पे कृति है। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दीर्घ दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी राम कुमार वर्मा, और डी विष्णु प्रभाकर। तो 35 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 35 का विकल्प बी जो वो सही होगा, उपेंद्र नाथ अस्क। देखो जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क के संदर्भ में कहा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य की किताब ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दीर्घ दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रश्न संख्या 36 लिखा कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। ए द्रौपदी, बी आठवां सर्ग, सी पहला राजा, और डी एक और द्रोणाचार्य। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है तो वो कौन सा नाटक है? तो वह है
एक और द्रोणाचार्य। विकल्प डी जो है वो सही है 36 का। देखो आंसर डी लिखा है समानांतर कथा प्रसंगों के लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य है, जिसके नाटककार शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग हैं, दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग हैं। मतलब समानांतर कहानी ऐसे होती है कि एक कहानी यहाँ पे चलती है, दूसरी कहानी दूसरे साइड चलती है। तो मतलब इस नाटक में जो है, इसमें तो आधुनिक युग में जो कहानी होती है अरविंद की, उसके परिवार की समस्याएं, कॉलेज के बारे में दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है कि महाभारत के सीन दिखाए जाते हैं कि युधिष्ठिर के बारे में, अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, इन सब का प्रसंग चलता है। तो उसी को समानांतर नाटक कहते हैं। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का पहला राजा। द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का एवं 8वां सर्गेय सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 37 लिखा कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ए बंकिम चंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र और डी भूदेव मुखोपाध्याय। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के औपन्यासिक जीवनी है? तो वो किसकी है? तो वह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। विकल्प सी जो है वो सही है 37 का। आंसर सी लिखा है कि आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा किसका उपन्यास है? तो वह विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। अन्य दिए गए रचनाकार भी बांग्ला साहित्य के हैं। प्रश्न संख्या 38 लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ए अखरावट, बी पद्मावत, सी आखिरी कलाम और डी मधुमालती। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो वो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। 38 का विकल्प सी है वो सही है। देखो आंसर सी लिखा है। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है, तथा मंजनकृत मधुमालती किसकी है? मंजन की है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेम ताराचंद की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 39 लिखा है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह और डी दूधनाथ सिंह। महादेवी के साहित्य में किस निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो यह पंक्तियां किसकी है? तो वह रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। 39 का विकल्प बी है वो सही है। देखो आंसर बी लिखा है कि प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, कवि सुमित्रा नंदन पंत। ये नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। नामवर सिंह की कृति देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह की कृतियाँ हैं। और दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोच्य कृतियाँ में देख लेते हैं कि निराला, आत्महत्या, आस्था, ये और फिर महादेवी, ये दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 40 लिखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, बी इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज
अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। और डी, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। ये जो है यह जो कथन जो है वो सही नहीं है। विकल्प सी जो है वो सही नहीं है 40 का। देखो आंसर सी लिखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन क्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कथन सही है। प्रश्न संख्या 41 लिखा है कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। ए च, एक में लिखा है च, दूसरे में त, 3 में ट और 4 में ज। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो इन ऑप्शनों में से तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो इनमें से तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो तालव्य वर्ण है बस च, छ, ज, झ, इ। यही है ना तालव्य वर्ण। ये च और ज, च, छ, ज, झ, इ। नहीं, इया नहीं, च, छ, ज, झ, च, च, छ, ज, झ। ठीक। तो च और यहाँ पे ज आया है। तो 1 और 4 किस में? तो विकल्प डी में है। तो 41 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि दिए गए वर्णों में च, ज तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि त दंत वर्ण के अंतर्गत एवं ट मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ ये सब है ना, तो वहीं से मतलब कंठ से आता है क, ख, ग, घ। फिर कंठ के बाद तालव्य से आता है च, छ, ज, झ। ठीक, आप लोगों ने पढ़ाई होगा ये वाला। प्रश्न संख्या 42 लिखा है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। एक में लिखा है कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 2 में लिखा है कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 3 में कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। और 4 में कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? 42 का। तो देखो हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, ये बात सही है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है। और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 किस में है? 1, 2 और 4 तो विकल्प बी में है। तो 42 का विकल्प बी जो वो सही है, 1, 2 और 4 आंसर बी है। प्रश्न संख्या 43 लिखा है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। 1, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन। 2, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। 3, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। और 4, मध्य वर्गीय समाज की यथार्थ का प्रकाशन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 3 और डी में कि 1 और 4। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं, तो कौन सा मुख्य स्वर है? तो वो है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन, एक ये है और एक है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाने, एक ये है। तो 1 और 3 किस में है? तो विकल्प सी में है। तो विकल्प सी जो वो सही है 43 का। देखो
जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है। प्रश्न संख्या 44। लिखा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। 1. वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। 2. ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। 3. इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। और 4. इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1, 2 और 4, बी में कि 2, 3 और 4, सी में कि 1, 2, 3, 4 और डी में कि 1, 3 और 4। तो अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो कौन सी बातें सही हैं, तो देखो इनके बारे में एक तो ये बात से, एक वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, एक तो ये सही है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, एक ये सही है। और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, एक ये सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस में है, तो विकल्प ए में है। तो 44 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जबकि उक्ति वैचित्र्य के नितांत अभाव की बात का संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है। प्रश्न संख्या 45। लिखा है कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1. दो जातीय संस्कृति की टकराहट। 2. मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश। 3. परंपराओं का यथार्थ अनुपालन। और 4. मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 4, बी में कि 1 और 3, सी में कि 1 और 2 और डी में कि 2 और 3। तो पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखो दो जातीय संस्कृति की टकराहट, एक ये सही है, एक तो ये सही है। और एक से एक मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, एक ये सही है। तो 1 और 4, 45 का विकल्प 1, 4 किस में, तो विकल्प ए में है। तो 45 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो आंसर है, लिखा है पुनर्जागरण के संबंध में दिए गए कथनों में से दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट एवं मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज कथन तर्कसंगत है, जबकि अन्य दिए गए कथन असंगत है। प्रश्न संख्या 46। लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। ए. मुर्दों का गांव। 2. ठुमरी। 3. कर्मनाशा की हार। और 4. आदिम रात्रि की महक। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 2 और 4 और डी में 3 और 4। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी हैं, तो इनके द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी हैं, तो देखो ठुमरी और आदमी रात्रि की महक, ये दोनों कहानियाँ जो वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो 2 और 4 किस में है, तो विकल्प सी में है। तो 46 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, ये दोनों कहानियाँ किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। जबकि कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह की है एवं मुर्दों का गांव ये धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक फणीश्वर नाथ रेणु की और कर्मनाशा शिव प्रसाद सिंह की है और मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती की कहानी है, कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 47। लिखा कि यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। ए. हरगोविंद। 2. बब्बर अली खां। 3. चौधरी फरीबख्श और 4. शेख जुम्मन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 2 सही, बी में कि 2 और 3, सी में कि 3 और 4 और डी में कि 1 और 4। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं, तो कौन है, तो बब्बर अली खां और चौधरी फरीबख्श, ये यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। 2 और 3 किस में है, तो विकल्प बी में है। तो 47 का विकल्प बी जो है वो सही है।
देखो यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी परिवक्स के हैं, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है एवं हरगोविंद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संबंधिया के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 48 लिखा है निम्नलिखित में से टी.एस. एलियट की पुस्तकें हैं। ए. साइंस एंड पोइट्री 2. सेकेंड वुड 3. द मेकिंग ऑफ लिटरेचर 4. द वेस्टलैंड। टी.एस. एलियट की पुस्तक इनमें से कौन है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 4, बी में कि 2 और 4, सी में कि 2 और 3 और डी में कि 3 और 4। तो 48 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो टी.एस. एलियट की पुस्तक कौन सी है? तो द सीक्रेट वुड। और कौन सी है? और है द वेस्टलैंड। ये दोनों पुस्तक जो है वो टी.एस. एलियट की पुस्तक है। 2 और 4 किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 48 का विकल्प बी जो वो सही है। द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड ये दोनों पुस्तक टी.एस. एलियट की पुस्तक है। देखो द सीक्रेट वुड एंड द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोइट्री किसका है? रिचर्ड का ग्रंथ है एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर ये स्कॉट जेम्स का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 49 लिखा है कि आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। ए. व्यक्ति विवेक 2. 10 कुमार चरित 3. कवि कंठाभरण और 4. सुवृत तिलक। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 2 सही, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 4 और डी में कि 3 और 4। तो 49 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो क्षेमेंद्र के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक ये दोनों के दोनों ग्रंथ किसके हैं? क्षेमेंद्र के हैं। तो 3 और 4 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 49 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण एवं सुवृत तिलक है, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक किसका है? महिम भट्ट का ये आलोचना ग्रंथ है उनका। और 10 कुमार चरित ये दंडी का ग्रंथ है। 10 कुमार चरित दंडी का है और व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट का है। क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा रामायण मंजरी भारत मंजरी फिर 10 अवतार चरित ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 50 लिखा है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। 2. मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। 3. मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। और 4. इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 3 और डी में कि 2 और 4। इनमें से कौन सा विकल्प 50 का सही होगा? तो देखो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी ये सही है। और मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास एक ये सही है। तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 50 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो लिखा आंसर है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये दोनों कथन उपयुक्त हैं, जबकि अन्य कथन असंगत है जिनकी मार्क्सवाद से सैद्धांतिक सहमति नहीं। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक साम्यवाद समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी करेगा। कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने मतलब कि नाटक क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर नाटक की क्लास को देखिएगा। उसमें मैंने महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बताया, उसमें महत्वपूर्ण गीत हैं और उसकी समीक्षा के बारे में बताया, भूमिका को पढ़ाया अच्छे से।
तो आप लोग प्लीज़ उसको जाकर भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।